स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम एजुकेशन डिसिप्लिन का यूनिट 4 करेंगे, जिसका नाम है शिक्षा के विकास में चुनौतियां और मुद्दे। इन टॉपिकों को हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। क्षेत्रीय असमानता, लिंग, धर्म, स्कूल की भूमिका, जाति, वर्ण प्रणाली, इन सब टॉपिकों को हम इस यूनिट में कंप्लीट करेंगे। देखिए, हमारे समाज में विभिन्न मुद्दे और चुनौतियां हैं जो समान रूप से शिक्षा की प्राप्ति के लिए बाधाओं के रूप में उभर रहे हैं। इस अध्याय में हम इनमें से कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो शिक्षा के विकास में बाधा साबित हो रहे हैं। ठीक है, देखिए, पहला है हमारा क्षेत्रीय असमानता। असमानता की वजह से भी कहीं ना कहीं शिक्षा के विकास में रुकावट आ रहा है, बाधा आ रहा है। तो परिचय है इसका। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में असमानता शब्द का अक्सर उपयोग किया जाता है। यह शब्द लैटिन शब्द डिस्पेरिटास, जिसका अर्थ है विभाजित, से विकसित हुआ है। असमानता को लैटिन भाषा में कहा जाता है डिस्पेरिटास। डिस्पेरिटास का मतलब ही हो जाता है विभाजित। विभाजित मतलब जो एक दूसरे को क्या करे, बांट दे। तो इसलिए शब्द असमानता का शाब्दिक अर्थ है विशेष घटना में असमानता या अनुपातहीनता भी बोल सकते हैं हम इसे। क्षेत्रीय असमानता वह स्थिति है जहां विभिन्न सांकेतिक जैसे प्रति व्यक्ति आय, उपभोग स्तर, भोजन की उपलब्धता, कृषि और औद्योगिक विकास क्षेत्रों के बीच अवसंरचनात्मक विकास समान नहीं है। क्या मतलब है इसका कि आप देखते हैं कि सब जो प्रति व्यक्ति आय होती है सबकी अलग अलग होती है। कोई अच्छा खाना खाता है, कोई बुरा खाना खाता है, किसी को तो खाना ही नहीं मिलता। तो ये सारी असमानताएं होती हैं। जैसे औद्योगिक विकास, किसी का बहुत ज़्यादा होता है तो किसी का बहुत कम होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, हमारी असमानताएं थी। क्षेत्रीय विकास की समस्या अधिकतम सार्वभौमिक है। जो क्षेत्रीय विकास होती है ज़्यादातर जगहों पर होती है। सार्वभौमिक का मतलब ये कि हर जगह, सिवाय इसकी तीव्रता अलग अलग देशों, विकसित, विकासशील। विकसित का मतलब होता है जो आप मतलब वो एक डेवलप कंट्री बन जाता है। लेकिन विकासशील होता है कि जो डेवलप हो रहा होता है। तो उसको क्या, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं, जिस वजह से असमानताएं आ जाती है, इसमें भिन्न होती हैं। लगभग सभी देश विकास की अपनी प्रक्रिया के दौरान क्षेत्रीय विषमता का सामना करते हैं। तो जो विकसित देश होता है और जो विकासशील देश होता है, अलग अलग तरीक़े से इनमें क्या हो जाती है, असमानताएं और विषमता को सामना करना पड़ता है इनको। देखिए, क्षेत्रीय जो असमानता है उसकी विशेषता क्या होती है। क्षेत्रीय असमानता विकासशील और विकसित दोनों देशों में मौजूद है। इस प्रकार यह सभी देशों की एक सामान्य घटना बन गई है। ठीक है, देखिए, सेकंड विशेषता है आपका, भारत सामाजिक रूप से विविध और भौगोलिक रूप से एक विशाल देश होने के नाते विकास के गंभीर क्षेत्रीय असंतुलन का भी सामना कर रहा है। कई कारक इस असंतुलन का कारण बनते हैं। क्या बोला इसमें कि जो भारत है वो सामाजिक रूप से विविध और भौगोलिक रूप से एक विशाल देश है ना। इसमें बहुत सारी विविधता है और विकास के गंभीर क्षेत्रीय असंतुलन का भी सामना कर रहा है। जो विकास है गंभीर क्षेत्रीय, जहाँ पे मुश्किल है किसी कोई भी चीज़ को ले जाने के लिए, जैसे आप बोल सकते हैं कि बिजली ले जाना ना, पानी पहुंचाना, ये जहाँ पे मुश्किल है, तो इससे क्या होता है कि असंतुलन कहीं ना कहीं बन जाता है। फिर असमानता जाती है, गरीब का, अमीर का, विकसित देश का, है ना। इन सब चीज़ों का क्या होता है, असमानता हो जाती है कि एक विकसित देश नहीं बन पा रहा है भारत, जिस वजह से। स्वतंत्रता के बाद पूरे देश के लिए संतुलित विकास प्राप्त करना भारत के नीति निर्माताओं के समक्ष उद्देश्य और चुनौती थी। क्या उद्देश्य थी भारत की और चुनौती क्या बन गई। स्वतंत्रता के बाद पूरे देश के लिए संतुलित विकास, है ना, कि सबका विकास हो, इसके लिए प्राप्त भारत के नीति निर्माताओं के समक्ष उद्देश्य और चुनौतियां थी बहुत सारी। ठीक है, आगे देखिए, किन किन वजहों से हुई थी ये क्षेत्रीय विषमताओं के कारण क्या थे। हम आमतौर पर विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, अशिक्षा और विशेष, ये अशिक्षा होगा, ठीक है, और विशेष राज्यों के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी के साथ विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय असंतुलन के कारणों की पहचान करते हैं। हालांकि यदि हम इन कारणों का और विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि ये कारक न केवल अविकसितता के कारण है बल्कि इसके परिणाम भी है, जैसे कि कम आबादी वाले विकास, अनपढ़ता का प्रसार और कुछ अल्प विकसित राज्यों में आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी। मतलब शिक्षा की वजह से भी हो सकता है, ये आबादी ज़्यादा होने की वजह से भी हो सकता है ना, कि ये क्षेत्रीय विषमता आ रही है।
मुख्य रूप से इन राज्यों के सामाजिक आर्थिक विकास उस तरह से नहीं हुए हैं जिस तरह से अन्य राज्यों में हुए हैं। इसलिए क्षेत्रीय विषमताओं के निम्नलिखित प्रमुख कारणों का विश्लेषण करना दिलचस्प है। अब हम कुछ कारण पढ़ेंगे, या आप बोल सकते हैं कारण को हम कारक भी बोलते हैं। तो कारक हम पढ़ेंगे कि क्या किस वजह से, किस कारण की वजह से ये जो कुछ क्षेत्र होते हैं वो बाकी क्षेत्रों की तरह विकास नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे देखिए विकास का असंतुलित क्षेत्रीय क्यों है। पहला कारण है इसका राजनीतिक कारक, दूसरा है भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक और ऐतिहासिक कारक। इन सब कारकों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपके 5 कारक हैं। पहला है भौगोलिक कारक। तटीय स्थान, उबड़ खाबड़ भूभाग, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता किसी भी क्षेत्र के विकास में आवश्यक भूमिका निभाती है। अगर भौगोलिक कारक इस वजह से, क्योंकि आप देखते हैं कि जैसे पहाड़ वाले इलाके हैं तो वहाँ पे हर चीज़ को ले जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। उबड़ खाबड़ ज़मीन की वजह से भी वहाँ इतना ध्यान नहीं दे सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन है उसकी कमी की वजह से भी होता है कि प्राकृतिक संसाधन का हम ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं नेचर को बहुत नुकसान पहुंचने लग गया है। उपलब्धता, इन सब कारणों से क्या होता है कि क्षेत्र विकास नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भौगोलिक कारक का ही सेकंड देखिए आप। गुजरात से लेकर केरल और पूर्वी राज्य तमिलनाडु और आंध्र तक पश्चिमी राज्य अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण लाभग्रस्त है। इन राज्यों में व्यापार आंतरिक राज्यों की तुलना में अधिक समृद्ध हुआ है, जबकि संसाधन संपन्न झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य संसाधन शाप से पीड़ित हैं। कहने का मतलब क्या है कि आप देखते हैं कि गुजरात में आप देखते हैं पूर्वी राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये जो हम पश्चिमी राज्य देखते हैं उसमें क्या चीज़ है, उसमें इतने संसाधन नहीं होने के बावजूद वो समृद्ध राज्य बन चुका है। जबकि झारखंड, छत्तीसगढ़ ये एक पर्याप्त संसाधन वाला राज्य होना चाहिए, क्योंकि यहीं पर ज़्यादातर हमारे जो भी खनिज लवण ये सारी चीज़ पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी ये संसाधन शाप से पीड़ित है, यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। जबकि कुछ पूर्वोत्तर राज्यों जैसे बिहार इलाके के कारण विकास के मामले में अभाव झेल रहे हैं। रेलवे और रोडवेज जैसे विकास के लिए जरूरी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का वहाँ निर्माण मुश्किल है। वहाँ पे क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है रेलवे की सुविधा देना, बिजली ले जाना, जिस वजह से क्या होता है ये अभावग्रस्त हो गए हैं। इस वजह से ये इन सब चीज़ों की सुविधा नहीं उठा पाते हैं। सेकंड कारक देखिए, सामाजिक कारक। जनसंख्या का दबाव और शिक्षा की कमी क्षेत्रीय असमानता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जनसंख्या, अगर आपको पता है कि भारत का जनसंख्या बढ़ता ही जा रहा है, जिस वजह से क्या होता है कि असमानताएं पैदा होती है और विकास नहीं हो पा रहा है। तो फर्स्ट देखिए, कम साक्षरता, उच्च कुल प्रजनन दर TFR और तुलनात्मक दर ने वस्तुतः भारत को विकसित दक्षिण में विभाजित किया है और उत्तर में संघर्ष कर रहा है। माना जाता है कि उच्च कुल प्रजनन है ना, मतलब माना जाता है कि कहीं ना कहीं नहीं पढ़े लिखे होने के कारण क्या होता है हमारी जनसंख्या बढ़ती रहती है। तो आप ये देख सकते हैं। सेकंड है, शिक्षा किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, जबकि जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों पर दबाव बनाती है। जिससे क्या होता है कि जनसंख्या बढ़ने के कारण हमें संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, और इससे क्या हो रहा है कि जल्दी ही माना जाता है कि हमारा संसाधन जो है, जैसे आप बोल सकते हैं आपका जो खनिज संसाधन है, पेट्रोलियम है, ये सारी चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाएंगी अगर हम इसे सही से यूज़ नहीं करेंगे तो। आगे देखिए, थर्ड है आपका आर्थिक कारक। हरित क्रांति, औद्योगिकरण, असंतुलित समृद्धता, बुनियादी ढांचा। भारत में क्षेत्रीय असमानता के लिए जिम्मेदार कुछ आर्थिक कारक है। उदाहरण के लिए अधिकांश पश्चिमी राज्य कृषि में हरित क्रांति से लाभान्वित हुए, लेकिन पूर्वी राज्य नहीं। ठीक है, क्या मतलब है कि पश्चिम राज्य कृषि जो हरित क्रांति था, हरित क्रांति से उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन जो पूर्वी राज्य थे उनको नहीं इस चीज़ का फ़ायदा हुआ, जिस वजह से क्या होता है कि वहाँ असमानता पैदा हो जाती है। थर्ड राजनीतिक कारक। नेक्स्ट देखिए, राजनीतिक कारक है आपका सरकार की राजनीतिक स्थिरता और विकास के एजेंडे ने केरल, गोवा और ऐसे अन्य क्षेत्रों के विकास में अपनी भूमिका निभाई है। कि केरल और आप बोल सकते हैं कि गोवा, इन सब इलाकों में बहुत ज़्यादा ही विकास हुआ है। लेकिन इसी तरह भूमि सुधारों ने भी क्षेत्रों के विकास में आवश्यक भूमिका निभाई है। इसके बावजूद जिन
क्षेत्रों में भूमि सुधारों को सफलतापूर्वक लागू नहीं किया गया है, वह अभी विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जहाँ पर ये सब चीज़ें लागू नहीं किया गया है, क्या हो रहा है, उनका विकास नहीं हो पा रहा है। आगे देखिए, आप ये देख सकते हैं शिक्षा के विकास के संदर्भ में क्षेत्रीय असमानता क्यों है। ये एक ग्राफ है, ये आप खुद से देखेंगे। राजनीतिक कारक का ही नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत में मौजूदा सामाजिक बुनियादी ढांचा कमजोर और अपर्याप्त है और विभिन्न राज्यों के बीच व्यापक असमानताएं व्याप्त हैं, है ना। गरीब अमीर इन सब जैसे भी हो सकता है। निष्कर्ष देखते हैं इसका। एक राष्ट्र के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए संतुलित क्षेत्रीय विकास आवश्यक है। जब तक इसे प्राप्त नहीं किया जाता तब तक कोई राष्ट्र वास्तविक अर्थों में विकसित होने की बात नहीं कह सकता। इसलिए भारत सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद और विकेंद्रीकरण के लिए सही तरीके से जोर दे रहा है। इन सभी कारकों को दूर करने के लिए मेक इन इंडिया, शैक्षिक विकास और कई अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया जाना चाहिए। मतलब बोला क्या गया है इसमें कि आप देखते हैं कि अब क्या किया जा रहा है, मेड इन इंडिया, हर चीज़ इंडिया में बनाई जाएगी, है ना, और हम बाहर से नहीं खरीदेंगे। विकास करने के लिए बहुत सारी योजनाएं, कार्यक्रम किए जा रहे हैं। फिर भी 2022 तक न्यू इंडिया हासिल करने के लिए और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ताकि क्या हो कि हमारा भी देश विकसित हो सके। जहाँ तक क्षेत्रीय असमानता के संबंध की बात है, किसी भी क्षेत्र का विकास सीधे उस क्षेत्र की शिक्षा की स्थिति से संबंधित है, कि किसी भी क्षेत्र का विकास तभी हो सकता है जब बच्चे और महिलाएं को पढ़ाया जा सके। इस प्रकार क्षेत्रीय विकास किसी भी क्षेत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर बहुत अधिक निर्भर करता है। मतलब क्या है कि आप जानते हैं, जैसे किसी भी अगर देश का विकास करवाना है या किसी क्षेत्र का विकास करवाना है तो वो 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला होता है शिक्षा, दूसरा होता है स्वास्थ्य, तीसरा होता है आर्थिक स्थिति। अगर ये तीनों चीज़ ठीक होती है तो वो देश या राज्य क्या हो सकता है, विकास कर सकता है और विकसित हो सकता है। देखिए, आपका सेकंड टॉपिक है लिंग। लिंग को आमतौर पर साझा भूमिकाओं, अपेक्षाओं और मानदंडों के आधार पर समाज के भीतर पुरुष और महिला व्यवहार विशेषताओं और भूमिकाओं के आधार पर परिभाषित किया गया है। लिंग एक सामाजिक निर्माण है जो महिलाओं को पुरुषों से अलग करता है और परिभाषित करता है कि महिलाएं और पुरुष एक दूसरे के साथ कैसे सहभागिता करते हैं। यह भूमिकाएं और अपेक्षाएं समाज से सीखी जाती है और समय के साथ बदली जा सकती है। ये भूमिकाएं संस्कृति के साथ साथ भिन्न हो सकती हैं। आप इसमें और बनाकर लिख सकते हैं खुद से लिंग के बारे में कि कैसे भेदभाव होता है एक जेंडर में। इंग्लिश में आप लिंग को जेंडर बोलते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमारा लिंग समानता। अब लिंग के बारे में हमने पढ़ा। अब लैंगिक समानता क्या होती है। लैंगिक समानता भी शैक्षिक विकास और गरीबी को कम करने के लिए एक पूर्व शर्त है। यह मानवीय अधिकार है कि गरिमा और स्वतंत्रता के साथ जिया जाए। मतलब सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जीने की। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी पे अपना दबाव डाला जाए। शिक्षित महिलाएं पूरे परिवारों और समुदायों की शैक्षिक स्थिति में सुधार करने के लिए बहुमूल्य योगदान देती है, जो बदले में अगली पीढ़ी की प्रत्याशाएं हैं। हम लैंगिक समानता हासिल कर सकते हैं जब महिलाएं और पुरुषों को जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अवसर, अधिकार और दायित्वों का आनंद मिलता है। इसका मतलब यह है कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समान शक्ति और प्रभाव के समान अवसर, शिक्षा, करियर की संभावनाओं पर समान दावे से महिलाएं अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार कर सकेंगी, है ना, कि उनको पढ़ाया जाएगा तो वो क्या कर सकेंगी, अपने करियर को बना सकेंगी और आने वाली पीढ़ी को भी पढ़ा सकेंगी। तो ये सब आप देख सकते हैं, ये कॉमन चीज़ें जो आपको पहले से ही पता है। आगे चलते हैं। लैंगिक समानता महिलाओं को उनके जीवन का प्रबंध करने के लिए अधिक स्वायत्तता देकर उनकी शिक्षा के विकास की मांग करती है। जब वह सशक्त होती हैं तो पूरे परिवार को लाभ होता है। इस प्रकार पूरे समाज को लाभ होता है और ये अक्सर आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करती है। ठीक है, देखिए आपके एसएल की बुक में एक ये पिक्चर दी हुई है। लड़कियों की शिक्षा की सीमाएं क्या हैं, कि किस कमी की वजह से लड़कियां जो होती हैं पढ़ नहीं पाती हैं। पहला है गरीबी और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। आपको ये सही से दिख नहीं रहा होगा, हम आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सुरक्षित और निजी शौचालयों का अभाव। थर्ड है लिंग और असमानता।
4th है बाल विवाह और प्रारंभिक गर्भावस्था। 5th है आपका घर से दूर स्कूल व यात्रा के दौरान हिंसा हो जाता है, उनके साथ उत्पीड़न का अनुभव होता है। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये सब ऐसे पॉइंट है ना कि आप खुद से बना के लिख सकते हैं, है ना, कि गरीबी और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, सुरक्षित और निजी शौचालय का अभाव है। इन सब चीज़ों के बारे में आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, या आपके पास बुक है तो बुक से आप पढ़ सकते हैं। ये एसएल की बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है, आप समझ जाओगे अगर एक बार पढ़ लोगे तो। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब देखिए, लिंग बनाए रखने में माता पिता की भूमिका क्या होती है। बचपन के समाजीकरण के आवश्यक एजेंटों के रूप में माता पिता समाज में उपयुक्त समझे जाने वाले लिंग भूमिकाओं में बच्चों का मार्गदर्शन करने में आपसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह बच्चों को अगर समान दृष्टि से देखें तो क्या होगा कि लिंग में जो लिंग में भेदभाव होता है वो होगा ही नहीं। ठीक है, आगे देखिए, आपके बुक में एक ये भी दिया हुआ है, आप ये पढ़ सकते हैं वहाँ से। हमने जो ये पिक्चर देखा ना सर्कल वाला, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। उपरोक्त आंकड़े से यह बात काफ़ी समझ में आती है कि घर में एक शिक्षित महिला अपने बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उपाय करती है, क्योंकि वह जानती है कि बच्चे के स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है और शिक्षा के महत्व को समझती है और उन्हें सिखा सकती है। अगर एक लेडी पढ़ेगी तो ये सब चीज़ों के बारे में वो अपने बच्चों को, अपने पीढ़ियों को बता सकती है। बदले में वह स्वस्थ और शिक्षित बच्चा एक शिक्षित वयस्क के रूप में विकसित होता है और आगे विकास और उन्नति को बढ़ावा देता है, और इस तरह यह चक्र चलता रहता है। आगे देखिए, लिंग निष्पक्ष समाज के निर्माण में शिक्षकों की क्या भूमिका होती है, ये पढ़ेंगे हम। एनपीई 1996 ने इस बात पर जोर दिया है कि शिक्षा में महिलाओं की स्थिति में बदलाव आएगा और इससे महिला सशक्तिकरण होगा। पाठ्यक्रम का बदलाव, शिक्षकों का प्रशिक्षण, शिक्षण संस्थान की सक्रिय भागीदारी इस नीति का लक्ष्य होगा। मौजूदा लैंगिक संबंधों पर सवाल उठाने के लिए छात्रों को तैयार करने के मामले शैक्षिक प्रक्रिया परिवर्तनकारी होनी चाहिए। स्कूल वह जगह होनी चाहिए जहां लड़कियां और लड़के बहस करते हो, नए दृष्टिकोण या पालन करें, नए रास्ते और पहचान पैदा करें। इसे हासिल करने के लिए शिक्षक की नौकरी चुनौतीपूर्ण है। शिक्षक वर्ग कक्षा के बाहर और अंदर लड़कियों और लड़कों के लिए सामाजिक संबंधों का आकार देते हैं और लैंगिक समानता के लिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक लैंगिक समानता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं कि कैसे वो समानता, जिससे क्या हो लड़की लड़का में भेदभाव ना हो। तो एक शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका कैसे कैसे निभा सकता है, ये पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें। शिक्षक को लिंग निष्पक्ष भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, छात्रों को इसका पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, सेकंड देखिए, शिक्षकों को लड़कियों और लड़कों के समान अपेक्षाएं रखनी चाहिए और लड़कों से कठिन नौकरियों और लड़कियों से नाजुक कार्य की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। थर्ड है आपका, शिक्षकों को उपलब्धि में सक्रिय रूप से लिंग अंतर को दूर करना चाहिए और लड़के और लड़कियों दोनों के लिए लिंग निष्पक्ष आचरण प्रस्तुत करना चाहिए। फोर्थ है, शिक्षक को लड़कियों को समान तरीके से कक्षा गतिविधियों में भाग लेने के लिए बढ़ावा देना चाहिए और गलत कृत्यों के लिए आलोचना नहीं की जानी चाहिए। देखिए क्या मतलब है इसका, कि शिक्षक को लड़कियों को भी क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए कि वो आगे बढ़े, किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करे। अगर कुछ भी स्कूल में हो रहा है या कक्षा में हो रहा है तो उससे भी बढ़ावा देना चाहिए कि वो भाग ले, और गलत कृत्यों के लिए आलोचना नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ देखिए, छात्रों को भूमिकाएं और जिम्मेदारियां आवंटित करते समय शिक्षक को कोई पश्चात नहीं करना चाहिए। क्या है इसका मतलब, पक्षपात नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा लड़कों का पक्ष ले और लड़कियों का ना ले। इसके लिए उचित उपाय अपनाना चाहिए जिससे छात्राओं का आत्मसम्मान और इससे क्या होगा, उनका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास मजबूत होगा। सिक्स्थ देखिए, लड़कियां भविष्य की महिलाएं हैं, इसलिए शिक्षकों और माता पिता को उन्हें कई कैरियर विकल्पों के लिए लड़कों की तरह ही तैयार करना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि उन्हें आगे के बारे में कुछ बताए नहीं जाए, मतलब बताना नहीं चाहिए। उनको करियर में उन्हें क्या करना है, इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें शिक्षित करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, थर्ड टॉपिक है आपका धर्म।
धर्म भी एक सार्वभौमिक संस्था है जो आदिम से आधुनिक समाज तक मौजूद है। आदिम जो पहले के आप बोल सकते हैं जो आदिम मानव होते थे ना, उनको आदिम बोला है। इंसान होता है इसका मतलब भी। फ्रांसीसी समाजशास्त्री एमिल दुर्खिम ने धर्म को पवित्र चीज़ों से संबंधित मान्यताओं और प्रथाओं की एक एकीकृत प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है। कार्ल मार्क्स को छोड़कर इस बात पर आम सहमति है कि समाज में धर्म की कार्यात्मक भूमिका है, हालांकि कई बार इसकी कठोरता भी बेकार हो जाती है। धर्म सभी ज्ञात समाजों में मौजूद है, हालांकि धार्मिक मान्यताओं और प्रथाएं संस्कृत से संस्कृत में बदलती है। सामाजिक नियंत्रण धर्म के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। ठीक है, देखिए विशेषता जो सभी धर्म साझा करते हैं। पहला है प्रतीकों का सेट। सेकंड है श्रद्धा या विस्मय की भावनाओं का आह्वान। तीसरा है अनुष्ठान या समारोह। चौथा है आपका विश्वासियों का एक समुदाय। दूसरों के लिए अपने दिलों में सम्मान रखते हमारे संविधान निर्माताओं ने धर्म को मूल्य और सामाजिक घटना दोनों की नैतिक प्रणाली के रूप में देखा है। देखिए हमारा अनुच्छेद 28 के अनुसार क्या कहा जाता है कि धर्म क्या चीज़ है। राज्य द्वारा संचालित संस्थाएं न तो किसी धर्म का प्रचार करेंगी। जो राज्य द्वारा संचालित संस्थाएं होती है ना, वो क्या होगा, धर्म का प्रचार नहीं कर सकती है, न ही धार्मिक शिक्षा देगी और न ही धर्म से रिलेटेड कोई शिक्षा देगी, न ही वह किसी धर्म के व्यक्तियों का पक्ष लेंगे। इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत न तो राज्य और न ही कोई अन्य एजेंसी राज्य निधियों द्वारा प्रबंधित किसी भी स्कूल में धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकती है। अनुच्छेद में आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त स्कूल में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को माता पिता की सहमति के बिना किसी भी धार्मिक गतिविधि में बराबरी करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि जहां अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक कौन होते हैं, जो आप बोल सकते हैं जो बहुत कम उसमें होते हैं, उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। जिनका संख्या कम होता है उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। जैसे कि जो पिछड़ी जाति होती है, या आप बोल सकते हैं कि आप ये बोल सकते हैं जैसे कि मान लेते हैं हम बिहार है ना, बिहार है, यूपी है, या आप बोल सकते हो दिल्ली है, या आप बोल सकते हो कि मुंबई है। तो इन सब जगह पे सबसे ज़्यादा कौन सी जाति रहती है और सबसे कम कौन सी जाति रहती है। तो जो सबसे कम होगा वो क्या होगा, अल्पसंख्यक होगा। समुदायों और स्थापित संस्थाएं राज्य से सहायता अनुदान के लिए पात्र है, वही वह छात्रों को संस्था में दिए गए धार्मिक निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। वह किसी भी अनिच्छुक छात्र पर अपनी धार्मिक विचारधारा थोपे बिना अपने धार्मिक चरित्र को बनाए रख सकते हैं। वो धर्म का प्रचार करें, लेकिन वो किसी स्कूल में नहीं कर सकते। किसी संस्था, जो किसी भी राज्य का जो संस्था संचालित है वो है जो इन धर्म का प्रचार नहीं कर सकता, ना कि वो, और ना ही वो क्या कर सकता है कि विद्यालय में पढ़ाया जा सके, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं अनुच्छेद 28 के अनुसार। देखिए धर्म और शिक्षा गहरा संबंध है, लेकिन शिक्षा प्रदान करने में हम धर्म के बारे में इस व्यापक दृष्टिकोण को अपने सामने रखते हैं। किसी खास समय पर धार्मिक नज़रिए में हमेशा शैक्षिक विचारों को प्रभावित किया गया है। हमें धर्म के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण कोई मूल्य नहीं देना चाहिए या आचरण के मानदंड प्रदान करने चाहिए। शिक्षा रास्ता चाहती है और नई पीढ़ी को सिखाती है कि रास्ता कैसे तय किया जा सकता है। धर्म बताता है कि हम क्यों पैदा होते हैं और हमें अनंत शांति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो धर्म और शिक्षा, हम बोल सकते हैं कि शिक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। धर्म में ये बताया जाता है कि आपको शांति कैसे मिलेगी, लेकिन शिक्षा में ये बताया जाता है आपको कि आपको करना क्या चाहिए, है ना। प्राचीन काल में गुरुकुल, मदरसा, चर्च आदि में लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। इसलिए माना जाता है कि धार्मिक शिक्षा ही बच्चे में नैतिक और धार्मिक मूल्य को जागृत करने का मार्ग है ना। यही कारण है कि बच्चों को हिंदू धर्म में वेद, ईसाई धर्म में बाइबिल और इस्लाम में कुरान सिखाया जाता है। इसलिए बच्चे को जो भी शिक्षा मिलती है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, औपचारिक या अनौपचारिक रूप से
उसके धर्म से निर्देशित होती है कि अगर वो हिंदू है तो क्या करें, उसमें होगा हिंदू का प्रचार होगा, अगर वो मुस्लिम है तो मुस्लिम का प्रचार होगा, अगर वो ईसाई है तो ईसाई का प्रचार होगा, अगर वो इस्लाम है तो इस्लाम का प्रचार होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं धर्म क्या करता है, पक्षपात करता है। घर में भी बच्चे को जो भी औपचारिक शिक्षा मिलती है वह भी कुछ हद तक धर्म द्वारा निर्देशित होती है। बोरुआ और अय्यर 2005 के अनुसार भारत में स्कूल में बच्चों का नामांकन सामुदायिक मानदंडों से प्रभावित है, जैसे धर्म के लोग। थर्ड टॉपिक देखिए, स्कूल की क्या भूमिका होती है। स्कूल समाज में एक मौलिक और महत्वपूर्ण संस्था है। स्कूल में छात्र लोकतांत्रिक जीवन यापन पर शिक्षित हो जाते हैं। स्कूल व्यवस्था में सभी धर्मों, संस्कृतियों, परंपराओं को समानता मिलती है। भारत कई समुदाय, परंपराओं, रीति रिवाज, मान्यताओं, धर्मों और भाषाओं का देश है। यहाँ पे किसी भी एक धर्म को या किसी एक परंपरा को ही वैल्यू नहीं दी जाती, सभी को दी जाती है। एक सामाजिक इकाई के रूप में स्कूलों में बहुविचरण संस्कृतियों और परंपराओं के बीच समानता और साम्यता बनाए रखना हमेशा एक चुनौती है। आधुनिक भारत में अनेकता में सद्भाव और एकता बनाए रखने के लिए स्कूलों पर किसी भी आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी का सम्मान करने की बड़ी जिम्मेदारी है। स्कूलों को अपने मूल्यों की शिक्षा करनी चाहिए ताकि रक्षा करनी चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि समुदाय का कोई भी वर्ग स्कूल प्रणाली पर हावी ना हो सके, है ना, कि ऐसा नहीं हो कि एक जगह हिंदू बढ़े जा रहे तो एक जगह मुस्लिम दबे जा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम हर एक धर्म को पूरा का पूरा क्या मिलना चाहिए, पूरा योगदान उनका होना चाहिए, और ऐसा नहीं हो कि एक ही धर्म को मान्यता दी जाए, है ना। स्कूलों को एक लोकतांत्रिक माहौल स्थापित करना चाहिए जहां सभी धर्म और संस्कृतियों शांति और सद्भाव साझा कर सके, जहां एक दूसरे धर्म और संस्कृति के प्रति सम्मान क्या होना चाहिए, विकसित किया जा सके। ताकि क्या होगा, जब तक हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, हमारा विकास नहीं हो पाएगा, है ना। आगे देखते हैं, ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये जाति के ऊपर है। आगे देखिए, जाति, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जाति। स्पेनिश और पुर्तगाली कास्टा से प्राप्त जाति शब्द का अर्थ है जाति, वंश, नस्ल। पुर्तगालियों ने आधुनिक अर्थों में कास्टा को नियुक्त किया जब उन्होंने इसे भारत में जाति बोलते, लेकिन वो लोग क्या बोलते थे, जाति बोलते थे, नामक वंशानुगत भारतीय सामाजिक समूहों पर लागू किया था। जाति की उत्पत्ति मूल शब्द जना से हुई है, जिसका अर्थ है जन्म लेना। इस प्रकार जाति का संबंध जन्म से होता है। जना का मतलब होता है जाति, जाति का मतलब होता है जाति, ठीक है। तो एंडरसन और पार्कर के अनुसार, देखिए ये थिंकर है आपके, जो आप बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए, जाति सामाजिक वर्ग संगठन का वह चरम रूप है जिसमें व्यक्तियों की स्थिति पदानुक्रम में वंश और जन्म से निर्धारित होती है। ये सब बोला किसने है? ये बोला है एंडरसन और पार्कर ने बोला है कि जाति क्या होता है, समाज का संगठन होता है, और ये इस समाज में बहुत सारे वर्ग का संगठन होता है, मतलब हर जाति होती है उसमें, व्यक्तियों की स्थिति और उनकी वंश और जन्म से रिलेटेड होती है सारी चीज़ें, ठीक है। देखिए अब हम इसमें देखेंगे जाति स्तरीकरण प्रणाली। क्या मतलब है इसका, कि जातियाँ जो होती है कितने कितने स्तर की होती है ना, कितने वर्णों की होती है। हमने पहले पढ़ा है ना कि जाति जो होती है बहुत सारे वर्णों में बटी हुई होती है। स्तरीकरण की यह प्रणाली ज़्यादातर भारत और हिंदू धर्म में प्रमुख है। भारतीय समाज अपनी आबादी को 5 प्रमुख जातियों में बांटता है। ये कौन बांटता है? जो हिंदू लोग होते हैं वो अपने धर्म को 5 भागों में बांटते हैं। पहला है ब्राह्मण, ठीक है, जो पुजारी, शिक्षक, चिकित्सक इन सब चीज़ों का काम करते हैं। सेकेंड है क्षत्रियो कौन होते हैं? सैनिक होते हैं, योद्धा होते हैं, राजा, है ना। थर्ड है हमारा वैश्य, जो व्यापारी होते हैं। फोर्थ है शूद्र कौन होता है? नौकर, मजदूर। फिफ्थ है अछूत उनको माना जाता है जो नीची जाति के होते हैं, है ना। जैसे कि आप बोल सकते हैं जो कूड़ा उठाने वाला होता है ना। सामाजिक आउटकास्ट, अशुद्ध, मतलब जो ऐसे काम करता है जिसे लोग घृणा के नजरिए से देखते हैं, तो वो अछूत होते हैं। देखिए जाति की विशेषताएं, यह एक सामाजिक समूह को संदर्भित करता है जिसके लिए सदस्यता जन्म से तय की जाती है। कि जाति की विशेषता ये होती है कि माना जाता है कि जन्म से ही पता चल जाता है कि वो बच्चा किस जाति का है। जाति की सेकंड पॉइंट देख सकते हैं आप, जाति को अंतर्विवाहन समूह के
पदानुक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो उसके व्यवसायों आदि के सामाजिक स्तरीकरण में व्यक्ति की स्थिति निर्धारित करता है कि वो किस चीज़ का काम कर रहा है और उसकी आय क्या है। इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ही क्या करता है, निर्धारित होता है। सेकंड है, एक जाति समूह के सदस्य आमतौर पर अंतर्विवाही होते हैं, इसलिए वह आपस में शादी कर लेते हैं। अंतर्विवाही का मतलब होता है जब एक अलग अलग जाति के लोग जब शादी करते हैं, मान लेते हैं कि जो लड़की है वो दूसरी जाति की है और जो लड़का है वो दूसरी जाति का है, वो दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, तो उसे आप अंतर्विवाह कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो आपस में विवाह करते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो निचली जाति से होते हैं। जातियों को मोटे तौर पर सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों में सामाजिक रूप से विभाजित किया जाता है। जाति प्रणाली में लोगों का विभिन्न सामाजिक समूह में विभाजन शामिल है, जहां लोगों के कर्तव्यों और अधिकारों का निर्धारण जन्म से शायद ही किसी लचीलेपन के साथ ही किया जाता है। क्या मतलब है इसका कि आपको पता है कि जातियाँ बहुत सारे उसमें बटे होते हैं, तो जो अनुसूचित जाति होती है, जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इसमें क्या किया जाता है, समूहों में विभाजन कर दिया जाता है, जहाँ लोगों के कर्तव्य और अधिकार निर्धारण जन्म से ही हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों की स्कूली शिक्षा के बारे में विशेष योजनाएं। तो फर्स्ट है स्टेशनरी और पाठ्य पुस्तकों की मुफ्त आपूर्ति। सेकेंड है सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त वर्दी। क्या मतलब है फर्स्ट वाले का मतलब है कि आप जानते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट से लेके एट तक जो पुस्तक होती है वो फ्री मिलती है, और जो स्टेशनरी का सामान होता है कहीं ना कहीं वो भी फिफ्थ तक फ्री मिलती है। तो ये सब चीज़ें क्या है, अनुसूचित जाति के लिए स्टार्ट की गई है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त वर्दी मिलती है। थर्ड है सभी स्तरों के लिए मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए। फोर्थ है मिडिल और हाई स्कूल स्तर पर छात्रों को वजीफे और छात्रवृत्ति मिले। छात्रवृत्ति का मतलब होता है स्कॉलरशिप। ठीक है। फिफ्थ देखिए, मैला धोने, पशु त्वचा को उतारने और फाड़ने जैसे अशुद्ध व्यवसायों में लगे जातियों और परिवारों के बच्चों के लिए अद्वितीय छात्रवृत्ति होनी चाहिए, मतलब इनको आरक्षण मिलनी चाहिए, स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। ठीक है। सिक्स्थ है अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावासों और अनुसूचित जनजाति सहित पिछड़े वर्गों के छात्रावासों में ठहरने की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है। मतलब क्या है कि सिक्स्थ का मतलब है आपका कि जो अनुसूचित जनजाति होती है, जो गरीब के बच्चे होते हैं ना, जो पिछड़ी जाति के बच्चे होते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, छात्रावास हो, जो आपका हॉस्टल होता है ना, वो उनकी सुविधा मिलनी चाहिए उनको, ताकि वो क्या करें, अच्छे से पढ़ाई कर सकें। नेक्स्ट देखिए, वर्ग प्रणाली के बारे में हम पढ़ेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। एक वर्ग में स्तरीकरण मुक्त है, कठोर नहीं है। वर्ग की सदस्यता स्थिति, जीवन स्तर और अन्य उद्देश्य कारकों पर आधारित है। एक वर्ग के सदस्य को वर्ग चेतना होती है। वर्ग जाति से ज़्यादा लचीला होता है। मौसी वर्ग के शब्दों में सामाजिक वर्ग समुदाय का कोई एक भाग है जिसे सामाजिक स्तर पर शेष भाग से सीमांकित कर दिया गया है। चंद्र और शर्मा 2008 पृष्ठ 199 में ये कहा गया था। वर्ग प्रणाली में श्रेष्ठता और हीनता की भावना है। उच्च में श्रेष्ठता की भावना होती है और निम्न वर्ग कमतर महसूस करता है। वर्ग प्रणाली क्या होती है, जैसे कि आप बोल सकते हैं एक वर्ग ऐसा है जो अमीर है, एक वर्ग ऐसा है जो गरीब है, तो ये हो जाएगा आपका वर्ग प्रणाली। वर्ण नहीं बोल रहे हैं इसमें, वर्ग बोल रहे हैं। ठीक है। इन वर्गों में भी उपवर्ग है, ऊपरी उच्च वर्ग, मध्यम उच्च वर्ग, निम्न उच्च वर्ग। क्या मतलब है इसका कि जो ऊपरी उच्च वर्ग होता है, आप जिसे अमीर बोलते हैं ना, मध्यम उच्च वर्ग होता है जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, निम्न उच्च वर्ग वो आ जाते हैं जो पिछड़ी जाति में आ जाती है, या आप बोल सकते हैं गरीबी रेखा से जो नीचे आ जाती है, वो हो जाता है हमारा निम्न उच्च वर्ग। निम्न मध्यम वर्ग है, उच्च निम्न वर्ग है, तो ये सारी चीज़ आ जाती है इसमें कि आप बोल सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा अमीर है, फिर उससे थोड़ा गरीब, फिर उससे गरीब, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। मध्यम निम्न गरीब वर्ग प्रणाली चरित्र खुली है क्योंकि यह उम्र, सेक्स आदि कई तरह की चीज़ों पर आधारित है। निम्न वर्ग के लोग उच्च वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं और उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के सदस्य में बन सकते हैं ना, कि ज़रूरी नहीं है ना कि एक वर्ग अगर गरीब है तो वो कभी अमीर नहीं होगा, वो हो सकता है अमीर अगर वो मेहनत करेगा तो। देखिए, ये सब जो अभी हमने पढ़ा, ये उच्च निम्न वर्ग,
मध्यम उच्च वर्ग, इन सबको विभाजित कैसे किया गया है। कक्षा विभाजन के लिए सामान्य आधार क्या था। फर्स्ट था संपत्ति, पूंजीवादी और गरीब, संपन्न और विपन्न, ये सारे आ जाते हैं। सेकेंड है शिक्षा, निरक्षर और साक्षर, जो पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं। थर्ड आ जाता है व्यापार या व्यवसाय, किसान, क्लर्क, अधिकारी, उद्योगपति, ये सभी आ जाते हैं आपके इन वर्गों में। ठीक है, देखिए हम वर्ग प्रणाली की विशेषता पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित वर्ग प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं। फर्स्ट है स्थिति के पदानुक्रम की एक प्रणाली। सेकंड है फर्स्ट आपका ये दिया हुआ है कि कैसे कैसे अभी हमने देखा ना कि कौन पहले नंबर पे कौन आएगा, जो बहुत अमीर है, उससे जो थोड़ा अमीर है, उसके बाद जो गरीबी में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें पदानुक्रम। ठीक है, सामाजिक श्रेणी की एक प्रणाली जो मुख्य रूप से आर्थिक स्थिति पर आधारित है। ठीक है, थर्ड देखिए धन और शक्ति के असमान वितरण से चिन्हित एक प्रणाली। फोर्थ है जाति व्यवस्था से ज़्यादा गतिशील वाली व्यवस्था, जहाँ पे जाति व्यवस्था की वजह से वो क्या है, पिछड़ी जनजाति में आ जाते हैं। तो ये आपसे दे सकते हैं। फिफ्थ है एक ऐसी प्रणाली जिसमें स्तर किसी के स्वयं के प्रयासों से प्राप्त होता है, ना कि अंकित किया हुआ, सौंपा या विरासत में मिला हुआ। मतलब है कि उसने खुद मेहनत करके वो चीज़ हासिल की है, धन हासिल किया है, ना कि किसी की पूर्वजों, मतलब मान लेते हैं कि उसे विरासत में मिली हो। विरासत में मिली हुई मतलब उसके पूर्वजों से मिली हुई धन नहीं होती है, जो उसने खुद से कमाए वो धन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आगे देखिए वर्ग और शिक्षा हम देखते हैं। सामाजिक वर्ग में शिक्षा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक महत्वपूर्ण कारक है। उच्च सामाजिक वर्गों के लोगों को अधिक प्रतिष्ठित और उच्च शुल्क स्कूल में भाग लेने और एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की संभावना है। मतलब जो अमीरों के बच्चे होते हैं वो क्या होता है, अच्छे अच्छे स्कूलों में जाते हैं, जिससे वो आगे करियर बना पाते हैं, है ना। फिर ऐसे उच्च शिक्षा से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों को प्रतिष्ठित नौकरियां प्राप्त होने की अधिक संभावना होती है और बदले में उच्च वेतन, इसके बदले में क्या उनको उच्च वेतन मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है। सामाजिक वर्ग स्तरीकरण से भी शिक्षा मतभेद होते हैं, क्योंकि वर्ग और शिक्षा दोनों आपस में जुड़े होते हैं, है ना। देखिए जैसा कि बराक ओबामा ने कहा है, अगर हम किसी और व्यक्ति या किसी अन्य समय का इंतज़ार करते हैं तो बदलाव नहीं आएगा। हम ही वो हैं जिनका हम इंतज़ार कर रहे हैं। हम वह परिवर्तन चाहते हैं जिसकी हम तलाश करते हैं, है ना। कि हम ही परिवर्तन कर सकते हैं, अगर हम मेहनत करेंगे तो कुछ भी हासिल करा जा सकता है। ये किसने कहा है, बराक ओबामा ने कहा है। कि ऐसा नहीं है कि भगवान के भरोसे हर कुछ छोड़कर हम सोचेंगे कि वो चीज़ हासिल हो जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज ये आपका यूनिट 4 कंप्लीट हो चुका है। तो प्लीज़ के स्टडी पॉइंट लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।